हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 10th क्लास साइंस का हम 45 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सभी प्रश्न को आपको काफ़ी शानदार तरह से बताया गया है ताकि आपको एक बार में ही याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसलिए एक एक प्रश्न को आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपके एग्जाम में इससे 20 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आ जाएगा। इसलिए अभी का अभी आप सभी प्रश्न को याद कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो चलिए फटाफट आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 mm और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सामान्य दृष्टि के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है 25 सेंटीमीटर। यानी समान आँख के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वह 25 सेंटीमीटर होता है। इसे कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कैपिटल डी बराबर जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आप इस वैल्यू को याद रखिएगा। और दोस्तों, समान आँख के लिए अगर स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी पूछेगा तो वहाँ पे अनंत हो जाएगा। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा की ओर। दूसरा में कह रहा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या है। ठीक है, पोटेशियम की परमाणु संख्या है। ए ऑप्शन में दे रहा है 18, बी में दे रहा है 17 और सी में दे रहा है 19 और डी में दे रहा है 20। तो दोस्तों, पोटेशियम का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? 19 होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया 19। और दोस्तों, 18 किसका होता है? तो यह आर्गन का होता है। और क्लोरीन का जो होता है दोस्तों वह 17 होता है और कैल्शियम का जो होता है वह 20 होता है। आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, आर्गन हो गया 18 और क्लोरीन हो गया 17 और कैल्शियम हो गया 20 और पोटेशियम का होता है जो 19 होता है परमाणु संख्या। ठीक है, आप सभी का याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन मेरा तीसरा में कह रहे हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। दोस्तों, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह क्या होती है? तो दोस्तों, आप याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? हमें ए ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा में कह रहा है कि पुष्प के कौन सा भाग फल बनता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ए ऑप्शन है परागकोश, बी में दे रहा है वर्तिकाग्र और सी में दे रहा है वर्तिका और डी में दे रहा है अंडाशय। तो दोस्तों, पुष्प का जो अंडाशय भाग होता है वह बाद में जाकर फल बनता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा में कह रहे हैं कि भारत में उत्पादित प्रत्यवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। ए ऑप्शन दे रहा है 50 हर्ट्ज, बी में दे रहा है 60 हर्ट्ज और सी में दे रहा है 70 हर्ट्ज और डी में दे रहा है 80 हर्ट्ज। तो दोस्तों, भारत में जो उत्पादित प्रत्यवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है जो होती है दोस्तों वह 50 हर्ट्ज होती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया 50 हर्ट्ज। ठीक है, आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। ए ऑप्शन दे रहा है कार्बन, बी में दे रहा है क्लोरीन, सी में दे रहा है सोडियम और डी में दे रहा है फास्फोरस। तो दोस्तों, यहाँ पे विद्युत धनात्मक तत्व पूछा जा रहा है कौन है। तो यहाँ पे सोडियम जो होगा दोस्तों विद्युत धनात्मक तत्व है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां में करें कि 1 HP बराबर होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 1 HP यानी हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। ठीक है, आपको याद रखना है 1 HP को क्या कहते हैं? अश्व शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो 1 HP जो बराबर होता है वह किसके बराबर होता है? वह 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, 1 HP बराबर 746 वाट। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया 746 वाट। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि उन्हें भी मदद मिले। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाए। ठीक है, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां में करें कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। दोस्तों, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो दोस्तों, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है दोस्तों वह उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया उत्तल लेंस। आपको याद रखना है उत्तल लेंस जो होता है दोस्तों मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। अगला क्वेश्चन 9 में कह रहे हैं कि किस दर्पण के द्वारा वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है अवतल दर्पण, बी में दे रहा है उत्तल दर्पण, सी में दे रहा है समतल दर्पण, डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, वस्तु का बराबर प्रतिबिंब पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों
वस्तु का जो बराबर प्रतिबिंब होता है दोस्तों वह समतल दर्पण में हमेशा प्राप्त होता है। ठीक है, यानी समतल दर्पण में अगर किसी भी किसी भी वस्तु का अगर आप प्रतिबिंब देखिएगा तो वह हमेशा बराबर ही वस्तु के बराबर ही रहता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया समतल दर्पण। अवतल दर्पण में दोस्तों वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा बड़ा बनता है। ठीक है, और उत्तल में हमेशा छोटा बनता है। ठीक है, लेकिन समतल दर्पण में हमेशा बराबर ही बनता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर 10 में करेक्ट अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ए ऑप्शन है अमीबा में, बी में ईस्ट में, सी में प्लेस मोडियम में और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वह ईस्ट में होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया ईस्ट में। और दोस्तों अमीबा में होता है द्विखंडन द्वारा। ठीक है, द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। आप इसे भी याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा अमीबा में जो होता है वह किस तरह से अलैंगिक जनन होता है, तो वह द्विखंडन द्वारा होता है। लेकिन यहाँ पे ईस्ट में जो हो रहा है मुकुलन के द्वारा होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। दोस्तों लास्ट तक जरूर बने रहेगा दोस्तों। आपको हम इस वीडियो में 45 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न साइंस के बताने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इसलिए लास्ट तक आप जरूर बने रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में कह रहा है कि कुटपाथ किस में पाया जाता है। ए ऑप्शन है पैरामीशियम में, बी में यूग्लिना में, सी में अमीबा में, डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कुटपाथ जो पाया जाता है वह अमीबा में पाया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया अमीबा में। ठीक है दोस्तों, कुटपाथ के सहायता से जो है अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। यानी अमीबा जो है अपना भोजन किससे पकड़ता है, तो कुटपाथ से पकड़ता है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में कह रहा है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। धारा मापने में किसका उपयोग होता है, एमीटर का, वोल्टमीटर का, वोल्टामीटर का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया एमीटर का। और दोस्तों वोल्ट मीटर का जो प्रयोग किया जाता है वह विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। आप इसे भी याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर पूछेगा तो आप इसे भी याद रखिएगा। यहाँ पे धारा के लिए पूछा जा रहा था तो एमीटर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर 13 में कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। दोस्तों सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वह कैसा होता है, तो अवतल होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर 14 में कह रहा है कि ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। ताप बढ़ने से, ठीक है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, अर्धचालक माने सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करिएगा तो उसका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का जो मान होता है दोस्तों वह घटता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अर्धचालक में, ठीक है, चालक में नहीं अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करिएगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घटता है। ठीक है, यही अगर चालक का बात करता, कंडक्टर का बात करता, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता। ठीक है, तो इससे आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो चलिए चलते आगे की ओर। आगे हम कह रहा है 15 नंबर में प्रकाश की किरणें गमन करती है। दोस्तों प्रकाश की जो किरणें होती है गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रकाश की जो किरणें होती है वह गमन करती है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन 16 नंबर 16 में कह रहा है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। दोस्तों हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हजामत बनाने यानी दाढ़ी बनाने में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। ए ऑप्शन दे रहा है उत्तल लेंस, बी में दे रहा है अवतल लेंस, सी में दे रहा है बेलनाकार लेंस, डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है तो उसे चश्मे में जो है अवतल लेंस होता है। ठीक है, यानी अवतल लेंस लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया अवतल लेंस। और उत्तल लेंस कब होता है दोस्तों, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, और बेलनाकार लेंस कब प्रयोग किया जाता है, तो बेलनाकार लेंस जो कि प्रयोग किया जाता है दोस्तों वह अबिंदुकता के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी जिस व्यक्ति को अबिंदुकता दृष्टिदोष हुआ रहता है तो उसे बेलनाकार लेंस दिया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हम बताते चल रहे हैं दोस्तों, आपको सभी याद रखना है ताकि आपके एग्जाम में किसी भी तरह का प्रश्न पूछे तो आप उसे सही आंसर कर सके। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट तक जस्ट आप बने रहेगा दोस्तों, इससे आपको जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू लड़ेगा। ठीक है, इसलिए लास्ट तक आप जरूर बने रहेगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। ए ऑप्शन दे रहा है वृषण में,
बी में दे रहा है गर्भाशय में, सी में दे रहा है अंडाशय में और डी में इनमें से सभी में। तो दोस्तों शुक्राणु का जो निर्माण होता है वह वृषण में होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वृषण में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर 19 में कह रहा है कि लेंस का क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन दे रहा है फोकस, बी में दे रहा है मीटर और डी में दे रहा है डायोप्टर और सी में दे रहा है डायोप्टर और डी में दे रहा है एमीटर। तो दोस्तों लेंस का क्षमता का जो SI मात्रक होता है वह डायोप्टर होता है, ठीक है। यानी सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया डायोप्टर, ठीक है। आप याद रखिएगा सी ऑप्शन यहाँ पे डायोप्टर करेक्ट है। और दोस्तों इसका एक और मात्रक होता है प्रति मीटर, इसे भी आप याद रखिएगा। लेंस का क्षमता का जो SI मात्रक होता है एक और होता है वह प्रति मीटर भी होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर 20 में कह रहा है कि मोटर गाड़ी में चालक के सामने कौन दर्पण रहता है। दोस्तों मोटर गाड़ी के चालक के जो सामने लगा हुआ दर्पण रहता है वो कौन सा दर्पण रहता है। समतल रहता है, अवतल रहता है, उत्तल रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उत्तल दर्पण में जो होता है वह मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट को छोटा इमेज बनाता है, ठीक है। यानी पीछे जो रहता है कोई मैंने जो गाड़ी आते रहता है उसका जो छोटा इमेज उत्तल दर्पण में बना के दिखाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे उत्तल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 21 नंबर 21 में कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष के लिए अभी जस्ट आपको बताएं अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और अवतल लेंस जो होता है दोस्तों वह अपसारी लेंस होता है, ठीक है। आप याद रखिएगा अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अवतल लेंस को जो है अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। आप इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अगर आप मेरा इस चैनल GTM क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22 में कह रहा है कि विद्युत धारा की प्रबलता का मात्रक है। ए ऑप्शन है एम्पियर, बी में दे रहा है वोल्ट और सी में दे रहा है ओम और डी में दे रहा है जूल। तो दोस्तों विद्युत धारा की प्रबलता का जो मात्रक होता है वह एम्पियर होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया एम्पियर, ठीक है। और वोल्ट किसका होता है? तो विभवांतर का होता है, ठीक है। आपसे पूछेगा आपके एग्जाम में कि विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है तो वो वोल्ट होता है, ठीक है। अब प्रतिरोध का पूछेगा तो ओम होता है और जूल किसका होता है? तो यह ऊर्जा का होता है, ठीक है। आप इसे भी याद रखिएगा, ऊर्जा का जूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर 23 में कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है। ए ऑप्शन दे रहा है संतरा, बी में दे रहा है टमाटर, सी में दे रहा है सिरका और डी में दे रहा है इमली। तो दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है प्राकृतिक स्रोत कौन है? तो टमाटर, ठीक है। आपको याद रखना है टमाटर। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी टमाटर में जो होता है दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल रहता है, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि संतरा में कौन सा अम्ल रहता है तो सिट्रिक अम्ल रहता है, ठीक है। और सिरका में कौन सा अम्ल रहता है? तो एसिटिक अम्ल रहता है और इमली में टार्टरिक अम्ल रहता है, ठीक है। तो आप इसे भी याद रखिएगा, आप एग्जाम में कोई पूछेगा दोस्तों तो आप उसे सही सही आंसर लगाइए, ठीक है। आपको हम सभी बता रहे हैं संतरा में सिट्रिक अम्ल, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल और सिरका में जो होता है एसिटिक अम्ल और इमली में टार्टरिक अम्ल, ठीक है। आप इसे सभी को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कोई भी एक जरूर से जरूर पूछेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर 24 में कह रहा है कि निम्न में से कौन विद्युत विभवांतर का SI मात्रक है। दोस्तों विद्युत विभवांतर का SI मात्रक कौन है? वोल्ट है, ओम है, वोल्ट प्रति कूलम है, एम्पियर है। तो दोस्तों वोल्ट है, ठीक है। विद्युत विभवांतर का जो SI मात्रक होता है वह वोल्ट होता है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर 25 में कह रहा है कि प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। यानी प्रकाश का किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है दोस्तों सबसे अधिक होता है? बैगनी का, हरा का, लाल का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप हमेशा याद रखिएगा जो किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक पूछेगा दोस्तों तो वह लाल, ठीक है। लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह सबसे अधिक होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया लाल। और दोस्तों जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका विचलन कोण जो होता है वह सबसे कम होता है और प्रकीर्णन भी सबसे कम होता है, ठीक है। आप इसे भी याद रखिएगा, यानी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तो उसका विचलन भी कम होगा, ठीक है। प्रकीर्णन भी कम होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर 26 में कह रहा है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। दोस्तों सौर सेल में किसका उपयोग होता है? प्लास्टिक का, सिलिकॉन का, यूरेनियम का, प्लूटोनियम का। तो दोस्तों सौर सेल में जो उपयोग होता है वह सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उपयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर 27 में कह रहे हैं कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी। दोस्तों आपको
बताना है कि ये फोकस दूरी आपको दिया हुआ है तो इसकी क्षमता पूछा जा रहा है कि क्या होगा, ठीक है। और उत्तर लेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे फार्मूला आप जानते होंगे P इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है। पावर ऑफ लेंस का जो फार्मूला होता है 1/f होता है, f मीटर में होता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर आप इसे सेंटीमीटर में चेंज करिएगा तो वह 1/f हो जाएगा। यहाँ पे f सेंटीमीटर में हो गया, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे क्योंकि सेंटीमीटर में दिया होता है इसको सेंटीमीटर में वैल्यू रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 100/f कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। तो इसको काटिएगा तो कितना टाइम्स में कट गया, 2 टाइम्स में कट गया, यानी 2 आ गया, ठीक है। तो 2 डायोप्टर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे 2 डायोप्टर पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव में भी है। तो दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा उत्तर लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह पॉजिटिव होता है, ठीक है। उत्तर लेंस का जो फोकस दूरी होता है तो पॉजिटिव अगर फोकस दूरी पॉजिटिव हो गया तो इसका पावर भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा 28 नंबर 28 में कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो दोस्तों मानव नेत्र में जो होता है उत्तल प्रकार का लेंस पाया जाता है, ठीक है। उत्तल लेंस रहता है, ठीक है। मानव नेत्र में जो होता है उत्तल लेंस की तरह लेंस रहता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 29 में कह रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। दोस्तों अपसारी लेंस कौन सा लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, अवतल लेंस। और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 30 में कह रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। दोस्तों उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ये क्या होती है, तो धनात्मक होती है, ठीक है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। अभी जस्ट आपको बताएं पॉजिटिव। और ऋणात्मक किसका होता है, तो अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह ऋणात्मक होता है, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। अवतल लेंस का नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे उत्तल लेंस का पूछा जा रहा है तो धनात्मक होगा, ठीक है। यानी ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 31 में करे कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण। तो दोस्तों पानी से भरी बाल्टी जो तक गहराई कम मालूम पड़ता है इसका कारण क्या होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो होता है भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और दोस्तों यहाँ पे पूछा जाता है कि प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, ठीक है। तो 2 नियम होते हैं, ठीक है। आप इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 32 में कह रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। दोस्तों विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है वो किस में जोड़ा जाता है, अर्ध तार में, उदासीन तार में, विद्युतमय तार में, ठंडा तार में। तो दोस्तों फ्यूज को जो है हमेशा विद्युतमय तार में जोड़ा जाता है, ठीक है। यानी सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, विद्युतमय तार में। अगला क्वेश्चन 33 में कह रहा है कि जरा दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, अभिसारी से, अवतल से, अपसारी से, बाइफोकल से। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पर जरा दृष्टि दोष का उपचार जो किया जाता है वह बाइफोकल लेंस के से किया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, बाइफोकल लेंस, ठीक है। यानी जरा दृष्टि दोष का उपचार के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 34 में कह रहा है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल का, अवतल का, उत्तल और अवतल दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सोलर कुकर में जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। आप याद रखिएगा दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सोलर कुकर में। अगला क्वेश्चन 35 में कह रहा है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है, आभासी होता है, वास्तविक होता है, कभी आभासी कभी वास्तविक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वह हमेशा आभासी होता है, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, आभासी। आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु के बराबर होता है, ठीक है। आप याद रखिएगा क्या क्या बताएं, आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन मेरा 36 में कह रहा है कि लघु पत्थन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो दोस्तों बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पत्थन के समय परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 37 में कह रहा है कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो दोस्तों बॉक्साइट जो है किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, तो यह एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एल्युमिनियम का। अगला क्वेश्चन 38 में कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। तो दोस्तों
द ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? तो डार्विन ने लिखी है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया डार्विन। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखें, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर 39 में कह रहा है कि ग्लाइटर और घेंघा रोग होने का कारण है। ये ऑप्शन है चीनी की कमी, रक्त की कमी, आयोडीन की कमी, मोटापा से। तो दोस्तों ग्लाइटर और घेंघा रोग जो होता है वह आयोडीन की कमी से होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया आयोडीन की कमी से। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर 40 में कह रहे हैं कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है? ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों डायनेमो जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर कह रहा है कि मीथेन का सूत्र होता है। दोस्तों मीथेन का जो सूत्र होता है वह क्या होता है? तो दोस्तों मीथेन का जो सूत्र होता है वह CH4 होता है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन का सूत्र। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर 42 में कह रहे हैं कि पराग कोष में पाया जाता है। दोस्तों पराग कोष में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों पराग कोष में जो परागकण पाया जाता है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा परागकण। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर 33 में कह रहा है दोस्तों उससे पहले अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर 43 में कह रहा है कि फॉर्मिक अम्ल का आईपीए नेम है। तो दोस्तों फॉर्मिक अम्ल का जो आईपीए नाम होता है वो क्या होता है? तो मेथोनोइक अम्ल होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेथोनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर 44 में कह रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। दोस्तों उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो 7 होता है। ठीक है, आपको याद रखेगा 7। ठीक है, यानी जिसका पीएच मान 7 होता है तो वह उदासीन विलयन होता है, और 7 से कम रहेगा तो वह अम्लीय होता है, और अगर 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय होता है। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे उदासीन के लिए पूछा जा रहा था, 7 हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? ये ऑप्शन है कॉर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में हम 45 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको करवाए हैं साइंस का, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों आप इसे पूरा से पूरा जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको इस वीडियो से 20+ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आएगा। ठीक है, इसलिए अभी का भी आप इसे ज़रूर याद कर लीजिए। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।